सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन ऑफ योर चैप्टर कॉल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर सर कई सारे अटेम्प्ट हो गए, अब तो आई थिंक 3-4 अटेम्प्ट अच्छे खासे बीत चुके हैं भाई। एग्जाम में चेहरा ही नहीं दिखा रहा, तो मैंने कहा अब आने वाला है इसका समय अपना चेहरा एग्जाम में दिखाने का। और 4 से 5 नंबर आपको सीधे सीधे प्यारे प्यारे इस चैप्टर से मिल सकते हैं। अभी इस रिवीजन में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस रिवाइज कराऊं, तो सारे बच्चे हो जाए रेडी, सारे बच्चे हो जाए रेडी। वीडियो पे अपनी अटेंडेंस जरूर लगा देना, वीडियो को लाइक करके। नाउ लेट्स बिगिन विद द रिवीजन। तो सर सबसे पहले एक बात बताओ, हमको एनालिटिक्स चाहिए क्यों? तो ये कहता है कि जो आप रूटीन चेकिंग करते हो ना, जिसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स, जिसमें आप सैंपल टेस्टिंग करते हो, हाँ सर, ये ना डिस्क्लोज नहीं कर पाता, ये डिस्क्लोज नहीं कर पाता सारी मिस्टेक्स और मैनिपुलेशन इन द अकाउंट्स। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें करने पड़ते हैं कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर, जिसको बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस। कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स विद ईच अदर, जिसको बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। तो इन सब की रिक्वायरमेंट भी है, और इसी को हम टोटल में क्या बोलते हैं? ओवरऑल टेस्ट। यानी जब आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर को साथ लाते हो, ये क्या बन जाते हैं सर? यही बन जाते हैं ओवरऑल टेस्ट, या आप इनको बोलते हो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। अब सर एक सवाल आता है, एनालिटिकल प्रोसीजर होते क्या है? मैंने कहा बड़ा सिंपल है, दिस इज द इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम को टेस्ट कर रहे हो, ठीक है सर। कैसे? थ्रू एनालिसिस। नाम ही एनालिटिकल प्रोसीजर है, तो क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस ऑफ द प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स, यानी लॉजिकल रिलेशनशिप्स। अब ये रिलेशनशिप्स किसमें है? बिटवीन बोथ द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। तो पूरी डेफिनेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, हमें इवेल्युएट करनी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कैसे? थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशन बिटवीन द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। अब इसका एग्जांपल है कि सपोज आपको टोटल वेजेस को एनालाइज करना है, तो टोटल वेजेस को एनालाइज करने के लिए मैं क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखूं? वेज पर वर्कर, क्योंकि ये रुपीज में है ना, जो चीज रुपीज में आती है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, ये क्या है? नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है सर, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। अभी तो सेकेंड पार्ट भी बाकी है, ठीक है। ये कहता है साथ ही साथ इट इंक्लूड्स द इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशन यानी मान लो कंपनी का जो सेल्स रेवेन्यू है, ये ईयर ऑन ईयर 10% ग्रो करता था। जनरली ये 10% ग्रो करता था, अचानक 50% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर गया, तो ये क्या हो गई? फ्लक्चुएशन। तो मैंने कहा जहां भी ऐसी फ्लक्चुएशन होती है और आपको लगता है कि भाई नंबर ऑफ स्टोर्स वही हैं, कस्टमर्स वही के वही हैं, तो अचानक ये सेल्स अचानक कैसे बढ़ गई? तो सर यहां पे हो सकते हैं रिस्क ऑफ फिक्स फेक सेल्स, यहां पे ध्यान रखना, ठीक है सर। फ्लक्चुएशन के अलावा आप कहां इन्वेस्टिगेशन करोगे? जहां भी आपको लगता है रिलेशनशिप्स आर इनकंसिस्टेंट विद द अदर इंफॉर्मेशन, यानी कुछ इनकंसिस्टेंसी दिख रही है रिलेशनशिप्स में। सर कौन सी रिलेशनशिप में? तो मैंने कहा बड़ा सिंपल है, जनरली सेल्स और कॉग्स की रिलेशन क्या होगी? अगर सेल्स बढ़ती हैं तो कॉग्स भी बढ़ेंगी, बट अगर मान लो खुदा ना खास्ता सेल्स तो बढ़ रही हैं बट कॉग्स कम हो गई, तो क्या ये थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप है? हाँ, तो यहां पे फोकस करना। तो इफ यू थिंक सेल्स आर ग्रोइंग बाय 50%, कॉग्स आर कमिंग डाउन बाय 20%, तो यहां गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ की सेल्स ज्यादा दिखा रखी है, गड़बड़ की कॉग्स कम दिखा रखी है, तो इनको भी आपने इन्वेस्टिगेट करना है, मैनेजमेंट से पूछताछ करनी है। इसके अलावा ये कहते हैं और क्या इन्वेस्टिगेट करें? जो डिफरेंस है फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये बहुत ज्यादा है बाय अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो मान लो एक होटल का ऑडिट कर रहा था, उसका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू मैंने निकाला 1.5 करोड़, एक्चुअल रेवेन्यू है 2.5 करोड़, यानी अगर 1 करोड़ का डिफरेंस आ जाता है तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, तो इसको भी इन्वेस्टिगेट करना है। तो मैंने कहा 3 चीजें इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या? सबसे पहले आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशन, सेल बहुत ज्यादा बढ़ गई, या फिर इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप्स, या तीसरा शुभम सर ने बताया कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है और जो एक्चुअल अमाउंट है, दोनों बीच का डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। ये आपने 3 बातें देखनी है, तो यही बात मैंने आपको यहां पे पढ़ाई। आ जाओ रिवीजन के अंदर। रिवीजन ऐसे 520 जो इसका मेन ऐसे है, वो कहता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स define it as a evaluation of financial information, how through analysis of plausible relationship यानी logical relationship among both financial non financial data। इसका एग्जांपल वेजेस ऑफ वर्कर वाला मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया। सेकंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन कहता है बहुत ही सिंपल है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फ्लक्चुएशंस, इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप्स और डिफरेंस फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज बाय अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। क्या ये तीनों बातें क्लियर हैं? क्लियर है सर। अब यहां पे इन्होंने एक एग्जांपल और दे रखा है, स्टडी मटेरियल में फोकस करना। ये कहता है एक सीए आरब है, ठीक है सर, इसको क्या वेरीफाई करनी है? रेंट पेमेंट। तो ये कहता है कि जो रेंट पेमेंट है 50,000 पर मंथ है, तो इसके लिए हम रेंट एग्रीमेंट देख सकते हैं। जब आप रेंट एग्रीमेंट देख रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट देख रहे हो, इसको क्या कहते हैं? टेस्ट ऑफ डिटेल। बट भाई इसने थोड़ा दिमाग चलाया, इसने देखा जो बाकी कंपनीज है सेम इंडस्ट्री में, ये तो 10,000 पर महीना दे रही है, तो यहां पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। सर क्या गड़बड़ हो सकती है? बड़ा सिंपल है, जो कंपनी है लैंडलॉर्ड को कितना दे रही है? 50,000, फेयर रेंट कितनी है? 10,000, एक्स्ट्रा कितना दिया? 40,000, तो हो सकता है 40,000 में से जो लैंडलॉर्ड है
आधा पैसा इसको कैश में अलग से दे रहा हूं, सो इट कैन बी अ मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। तो यहां पे इन्होंने कहा कि भाई एनालिटिकल प्रोसीजर का क्या फायदा, मैंने कहा फायदा है जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करोगे तो आपको इस इनकंसिस्टेंसी के बारे में पता चलेगा, एंड हो सकता है अगर आप एनालिसिस ना करते तो ना तो इनकंसिस्टेंसी मिलती ना ही ये मिस स्टेटमेंट्स मिलती। क्या ये मीठी मीठी बात क्लियर है? क्लियर है सर। अब आओ मेरे साथ अगले टॉपिक पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आरटीपी नवंबर 21 एंड नवंबर 22 मेन एग्जाम, दोनों बार ये पूछा चुका है। सर क्या सवाल है? मैंने कहा सवाल है बड़ा सिंपल कि एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले कहता है कंपैरिजन ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैंने कहा एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से पहले आप लोग बताओ, जो आप एग्जाम में रिजल्ट्स लाते हो, जो आप एग्जाम में मार्क्स लाते हो, वो किसके साथ कंपेयर होते हैं? सर तीन चीजों के साथ। पहले तो पिछली बार हमारे कितने मार्क्स आए थे, ठीक है सर। दूसरी चीज, आपने अपने मम्मी पापा के मन में क्या एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर रखी है, और बोलो अच्छा पेपर हुआ, अच्छा पेपर हुआ, अच्छा पेपर हुआ, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे फुल में से फुल आए होंगे, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेशन आप डेवलप करते हो उससे कंपेयर होता है। तीसरी चीज किससे कंपेयर होता है? मैंने कहा तीसरी चीज कंपेयर होता है कि आपके दोस्तों ने कैसा परफॉर्म किया। जैसा आपके दोस्तों की परफॉर्मेंस होती है उनके मार्क्स से भी आपके मार्क्स कंपेयर किए जाते हैं। तो तीन चीजें क्या हो गई, हमारे पुराने मार्क्स, हमने क्या एक्सपेक्टेशन डेवलप कर रखी है, और तीसरी चीज थी हमारे दोस्त। तो मैंने कहा यही तीनों बातें यहां लिखी हैं कि एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को किससे कंपेयर करेंगे। तीनों बातें देखो सारे बच्चे, प्रायर पीरियड, बजट्स, फोरकास्ट, एक्सपेक्टेशन एंड सिमिलर इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन। तो यहां पे इन्होंने एग्जांपल लिया है जो डेटर टर्नओवर रेशियो होता है, यानी सेल्स टू रिसीवेबल का रेशियो है, ये आप इंडस्ट्री के बाकी लोगों से चेक कर सकते हो। तो कंपैरिजन में ये तीन मीठे मीठे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। साथ ही साथ कहता है रिलेशनशिप्स, ओहो, अरे वो वाली रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल आप ग्रॉस मार्जिन का परसेंटेज देख सकते हो। ग्रॉस मार्जिन मतलब ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो देखो क्या इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है कि हर साल मान लो ग्रॉस मार्जिन इनका 10% होता है, ठीक है सर। या फिर आप फाइनेंशियल आइटम की रिलेशनशिप देखो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ, यानी अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ेंगे जो कि नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो क्या होगा, पेरोल कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो ये रिलेशनशिप ध्यान रखना, फाइनेंशियल की फाइनेंशियल के साथ, नॉन फाइनेंशियल की नॉन फाइनेंशियल के साथ। प्लस आप बाकी प्रोसीजर्स भी कर सकते हो जो मैं आगे इस रिवीजन में कराऊंगा। क्या व्हाट इज इंक्लूडेड इन एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्लियर है? क्लियर है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन बैंक पे, मैं इसका क्वेश्चन भी आपको साथ साथ लगे हाथों रिवाइज करा देता हूं। सारे बच्चे फोकस करना क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है सर। पहले आरटीपी नवंबर 21 का क्वेश्चन देखो, फिर नवंबर 22 दिखाता हूं। ये शायद आपके क्वेश्चन बैंक में ना हो, डोंट वरी, वन लाइनर क्वेश्चन है, बुक से देखते ही पता चल जाएगा। कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द एसेज टर्म एनालिटिकल प्रोसीजर मींस इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स अमंग द फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा, एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल्स ऑफ बोथ। अब यहां पे सर क्वेश्चन में पूछा क्या है यही नहीं पता चल रहा। तो अगर ऐसा का ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो जाए, आपने दो चीजों के बारे में बात करनी है, कंपैरिजन के बारे में और रिलेशनशिप्स के बारे में, ठीक है। ये कंपैरिजन और रिलेशनशिप्स पे फोकस कर रहा है, ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में आया दैट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, इससे आपको ठंडक मिलेगी। कहता है एग्जाम्पल बता दो रिलेशनशिप वाले। तो मैंने रिलेशनशिप में आपको दो ही चीजें बताई थी, रिलेशनशिप फाइनेंशियल की फाइनेंशियल के साथ, फाइनेंशियल की नॉन फाइनेंशियल के साथ। ये इजी है, हाँ सर। तो मैं बता रहा हूं ना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आपको सीधा सीधा बोलेगा कंपैरिजन वाले एग्जाम्पल बता दो और रिलेशनशिप वाले एग्जाम्पल बता दो। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? क्लियर है सर। अब आ जाओ सारे बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पे। मैंने कहा ये वाला जो टॉपिक है ना, ये इसी टॉपिक का एक्सटेंशन है। ये कहता है कि आप क्लाइंट के डेटा को किस किस से कंपेयर कर सकते हो। तो मैंने कहा कुछ नहीं करना, जो आपको तीन बातें बताई थी उन्हीं से कंपेयर करना है। आपका प्रायर पीरियड डेटा, आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब ये जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है क्लाइंट ने एक्सपेक्ट किए हैं, ऑडिटर ने एक्सपेक्ट किए हैं, या एक्सपेक्टेशन यूजिंग द नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी अगर आपकी वॉल्यूम ऑफ गुड्स सोल्ड 40% बढ़ी है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सेल्स भी 40% बढ़ी हो, अनलेस प्राइस चेंज हुआ है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, प्रायर पीरियड डेटा, योर एक्सपेक्टेशंस, क्लाइंट, ऑडिटर, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्लस इंडस्ट्री का डेटा। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो यहां पे हमारे वो जो टाइम पास वाले छोटे छोटे प्यारे टॉपिक्स होते हैं ये कंप्लीट हो गए। अब सर इसके बाद आता है ये वाला क्वेश्चन जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये कहता है कि भाई ऑडिटर हो सकता है कंपेयर करे वेरियस आइटम्स ऑफ पीएनएल जो इस साल के हैं विद द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो बताओ ऑडिटर क्या अचीव करना चाह रहा है बाय डूइंग दिस कंपैरिजन। तो मैंने कहा बड़ा सिंपल है। आप बोलोगे हम ये जो भी कंपैरिजंस यूज करते हैं और रिलेशनशिप्स वाली बातें करते हैं जो मैंने ऊपर वाले टॉपिक में पढ़ाई थी, ये इसलिए करते हैं टू सी वेदर द अकाउंट बैलेंस एंड डेटा आर रीजनेबल। अब सर
दो पार्ट्स में बांटना। क्या? जब भी मैं कंपेयर करूंगा विद द प्रीवियस ईयर, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सो इफ द पीएनएल बैलेंसेस आर कंपेयर्ड विद द प्रीवियस ईयर, इट विल बी टू फाइंड द रीजंस ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रॉफिट्स, कि जो भी प्रॉफिट्स है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ये क्यों इंक्रीज और डिक्रीज हुए, हमको इसका रीजन जानना है। ठीक है सर। अब ये रीजन क्या हो सकता है सर? जनरली इट विल बी रिलेटेड टू द खर्चा। तो आप देखो एक्सपेंस रेशियोज, इनको कंपेयर करो विद द प्रीवियस ईयर, अगेन इनमें क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज। टू नो द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंस आइटम्स इन रिलेशन टू द सेल। एक्सपेंस रेशियो कैसे निकालते हैं? कोई भी एक्सपेंस को सेल से डिवाइड करके। तो एक्सपेंस आइटम का सेल्स के साथ रिलेशन पता चल जाएगा इन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। प्लस आपको यह भी पता चल जाएगा रिलेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट टू द सेल्स। ट्रेडिंग प्रॉफिट टू द सेल्स यानी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो कुछ नहीं करना, पीएनएल का बैलेंस कंपेयर करो करंट ईयर प्रीवियस ईयर, पता चल जाएगा इंक्रीज और डिक्रीज कितना है प्रॉफिट में। फिर हमने क्या किया? एक्सपेंस रेशियो को कंपेयर किया विद द प्रीवियस ईयर, इंक्रीज और डिक्रीज को एनालाइज किया, और कुछ नहीं किया। ठीक है सर। जब आपने इंक्रीज और डिक्रीज देखे और लगता है सिग्निफिकेंट इंक्रीज और डिक्रीज है, तो फिर इसके रीजंस को एनालाइज करो। इफ यू फील द डिफरेंसेस आर मटीरियल, देन एसर्टेन द रीजंस। हो सकता है अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया जा रहा हो टू इन्फ्लेट और सप्रेस द प्रॉफिट्स। अगर ऐसा कोई प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट और सप्रेस किया जा रहा है, तो इट मे बी पॉसिबल टू आइडेंटिफाई अनयूजुअल टमाटर। सर टमाटर यानी, ये बात मैंने रिस्क असेसमेंट वाले चैप्टर में भी आपको सिखाई थी, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, अमाउंट्स, ट्रेंड्स और रेशियोज, और फिर इसके ऑडिट इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, दैट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। तो एकदम फ्लो में चलना सारे बच्चे। सर क्या? हमें कहीं ना कहीं कंपैरिजंस और रिलेशनशिप्स देखने पड़ते हैं, सो दैट हम देख सके कि जो भी अमाउंट्स आ रही है बैलेंस शीट में या पीएनएल में, ये रीजनेबल है कि नहीं। ठीक है सर। इसके लिए मैंने क्या किया? पीएनएल के इस साल के अमाउंट्स को पिछले साल से कंपेयर किया, और जो इंक्रीज और डिक्रीज है उसके रीजंस को समझा। ठीक है सर। क्या सिर्फ मैं अमाउंट्स को कंपेयर कर रहा हूं? नहीं, अगर आप चाहो तो एक्सपेंस रेशियोज में निकाल सकते हो, और एक्सपेंस रेशियो को इस साल से पिछले साल से कंपेयर करो, और जो इंक्रीज और डिक्रीज है उसको एनालाइज करो। जहां लगता है कि जो चेंज है वो मटेरियल है, तो फिर आप उसके रीजन देखोगे, और हो सकता है अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया गया हो फॉर इंक्रीजिंग द प्रॉफिट और सप्रेसिंग द प्रॉफिट। सर क्या ये यूजुअल बात है? मैंने कहा नहीं। इट विल हेल्प टू आइडेंटिफाई द अनयूजुअल टमाटर। टमाटर बड़ा मजेदार। टमाटर का मतलब है ट्रांजैक्शंस, अमाउंट्स, ट्रेंड्स, रेशियोज विच कैन हैव ऑडिट इंप्लीकेशन। क्या ये बात समझ आती है? समझ गए सर। तो ये आपका एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन प्रिपेयर, जहां एग्जाम में बोल दिया जाए पीएनएल आइटम्स ऑफ करंट ईयर और प्रीवियस ईयर को कंपेयर किया जा रहा है, तो इसका क्या पर्पस है, तो आपने यही बातें लिख के आनी है। डील डन डन। अगर चाहो तो वीडियो को यहां पे पॉज करके 2 मिनट लेके इन पॉइंट्स को रिवाइज कर सकते हो। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। सर क्या? एक कंपनी है जहां पे ऑडिटर को लग रहा है कि भाई इनके जो खर्चे हैं ना, ये मुझे थोड़े अंडरस्टेटेड लग रहे हैं। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? हो सकता है कंपनी ने जो मार्च का प्रोविजन है, जो लास्ट मंथ का प्रोविजन है, ये ठीक से नहीं बनाया। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस कम है। तो मैंने कहा प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस के लिए हम क्या करें? मैंने कहा पिछले साल से चेक करो कि पिछले साल मार्च में कितना प्रोविजन बनाया था, उसके कंपैरिजन में क्या सारे एक्सपेंसेस कवर हो गए। और आप क्या कर सकते हो? मैंने कहा फरवरी के मंथ का खर्चा चेक कर सकते हैं, इससे पता चल जाएगा कि मार्च का खर्चा पूरा बुक हुआ है या नहीं। तो यही एक छोटी सी बात आपकी किताब में लिखी हुई है, सारे बच्चे यहां से रीड करो। कहता है अगर आपको लगता है देयर इज अ एबनॉर्मल फॉल इन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, यानी खर्चे कम है, तो ऐसा क्यों हो सकता है? मैंने कहा इट कैन बी अ रीजन ऑफ या तो प्रोविजन बनाया ही नहीं है, या लेस प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस हैज बीन क्रिएटेड इन द ईयर। जब भी ऐसा डर है तो आप पिछले साल की आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस देख लो। ठीक है सर। आप और क्या कर सकते हो? मैंने कहा प्रीसीडिंग मंथ के भी खर्चे देख सकते हो, यानी आप फरवरी का खर्चा देख सकते हो, क्या इसको ध्यान में रखते हुए मार्च का प्रोविजन ठीक से बना है या नहीं। गॉट इट और नॉट? यस सर। अब सारे बच्चे आ जाओ अगले टॉपिक पे, एंड गेट रेडी इन द चैट बॉक्स। अब मेरे साथ आओ, 3 एग्जाम्पल समझाता हूं। सर क्या? अगर मुझे बताओ मेरे पास कस्टम ड्यूटी का रेट दे रखा है 10%, और ये भी पता है कि मैंने कितनी ड्यूटी पे करी, 1 लाख रुपए, तो क्या आप इंपोर्ट वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ सर। अगर 10% 1 लाख है तो इंपोर्ट वैल्यू कितनी होगी? 10 लाख होगी, क्योंकि 10 लाख का ही 10% तो 1 लाख होता है। हाँ सर, इतनी मैथ्स आती है। उसके बाद आ जाओ एग्जाम्पल 2 पे। मान लो जीएसटी रेट है 18%, और जो जीएसटी लायबिलिटी आपने पे करी वो 18 लाख है। यहां पे आईटीसी को इग्नोर करना, आईटीसी वाले कॉन्सेप्ट को इग्नोर करना, भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात नहीं करें। तो मुझे बताओ सेल्स कितनी होंगी? मैंने कहा अगर आपने 18 लाख रुपए पे किया एट द रेट ऑफ 18%, तो सेल्स विल बी 1 करोड़। अब बात करते हैं कमीशन की। जो मेरा सेल्स कमीशन का रेट है वो 5% है, और सेल्स आपने अभी भी निकाली 1 करोड़, तो सेल्स कमीशन कितनी आनी चाहिए? 5 लाख आनी चाहिए। सर एक बात बताओ, यानी अगर आपको पता है कंपनी ने कितनी कस्टम ड्यूटी पे करी, उससे आप इंपोर्ट की वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ, मैंने अभी इंपोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट चेक भी नहीं करा, और मैंने इंपोर्ट की वैल्यू पे कंफर्ट पा लिया। इसी तरह से अगर आपको पता है जीएसटी लायबिलिटी कितनी पे करी, इससे आप सेल्स निकाल लो। एक भी सेल का डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया, बट इस पे भी कंफर्ट पा लिया। और अगर आपको सेल्स पता है, आप ठीक से चेक कर चुके हो, तो इससे आप कमीशन की वैल्यू निकाल सकते हो। यानी एनालिटिकल प्रोसीजर किसमें हेल्प कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ पीएनएल आइटम। और यही 3 एग्जांपल अगर आप लिखते हो
तो एग्जामिनर 5 नंबर देगा। क्या इकट्ठे करने के लिए रेडी है? रेडी है सर। तो सारे बच्चे आओ मेरे साथ, तीनों एग्जांपल्स रिवाइज कराता हूं। तो ये कहता है इंपोर्ट्स को लिए, इंपोर्ट्स की वैल्यू आप कस्टम ड्यूटी से निकाल सकते हो, यानी द कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स विच आर सब्जेक्ट टू एड वैलोरम ड्यूटी। एड वैलोरम यानी जो आपकी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स पे बेस्ड ड्यूटी होती है, अगर उस पे यूनिफॉर्म रेट लग रहा है सो इट कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द ड्यूटी पेड। तो जो आपने ड्यूटी पे करी है उससे आप कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट निकाल लो, ठीक है सर। अब सेकंड एग्जांपल, जीएसटी पेड से क्या निकाला? सेल्स निकाल लिया, यानी क्वांटिटी ऑफ शुगर सोल्ड, क्वांटिटी ऑफ शुगर सोल्ड कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द जीएसटी पेड। एंड थर्ड पॉइंट पे आ जाओ कि अगर आपके जो प्रॉफिट्स और सेल्स हैं इसके बेसिस पे आप किसी को बोनस या कमीशन देते हो तो ये भी चेक हो जाएगी। अमाउंट ऑफ एनी इनकम और एक्सपेंडिचर विच हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद द प्रॉफिट और सेल्स, इट कैन बी कैलकुलेटेड। एग्जांपल, अगर मैनेजमेंट की जो कमीशन है वो नेट प्रॉफिट पे बेस्ड है तो वो कैलकुलेट कर सकते हो। एजेंट की जो कमीशन है वो किस पे बेस्ड है? परसेंटेज ऑफ सेल्स, तो उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो। तो 3 एग्जांपल आपने ध्यान रखने हैं। फिर इसका कंक्लूजन वही सेम है, एनालिटिकल प्रोसीजर कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई अनयूजुअल टमाटर। टमाटर यानी ट्रांजैक्शन अमाउंट्स, ट्रेंड्स एंड रेशियोज जिनके ऑडिट इंप्लीकेशन होंगे। क्या? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो ये वाला टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया। दिसंबर 21 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया, अच्छे से करके चलना। अब सवाल आता है टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। सर टाइमिंग का मतलब क्या है? रात के 12 बजे करने हैं, सुबह के 6 बजे करने हैं? मैंने कहा फालतू बातें नहीं करनी। टाइमिंग का मतलब है आप ऑडिट में किस स्टेज पे करोगे। सर किस स्टेज पे करोगे, यानी हम इसको स्टार्टिंग में करेंगे एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, हम इसको टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे एज अ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, या फिर आखिरी में करेंगे टू फॉर्म द कंक्लूजन एट द कंप्लीशन फेज। तो मैंने कहा तीनों टाइम पे करेंगे, स्टार्टिंग में भी, टेस्टिंग के टाइम पे भी और एंड में भी। जो ये प्लानिंग वाले प्रोसीजर होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये कवर करता है ऐसे 315, और ये जो बाकी दोनों है ना ये कवर करता है ऐसे 520। क्या ये बेसिक्स क्लियर है? हाँ सर। अब सारे बच्चे आओ मेरे साथ, रिवाइज करते हैं। क्या सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में प्लानिंग के टाइम पे एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे हेल्प कर सकता है? फोकस करो। मैंने कहा मैंने प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की फिगर्स को कंपेयर किया, जहां भी लगता है परसेंटेज चेंज इंक्रीज या डिक्रीज बहुत ज्यादा है, यहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, यहां पे टेस्टिंग ज्यादा करना, ठीक है सर। तो प्लानिंग फेज में बेसिकली आपको किस में हेल्प कर रहा है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। मुझे बिना इसको देखे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रिवाइज कराओ। सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब होता है आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कैसे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरमेंट। यही सेम टू सेम बात देखो यहां लिखी है। इट असिस्ट द ऑडिटर इन अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ पोटेंशियल रिस्क। तो जब आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर लिया तो क्या करोगे? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। सो इट विल असिस्ट टू डिसाइड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर प्रोसीजर, यानी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। यू ऑलरेडी नो दिस, यस सर। और आखिरी में कहता है वही दोनों चीजें यूज करना, फाइनेंशियल डेटा भी, नॉन फाइनेंशियल डेटा भी। नॉन फाइनेंशियल होता है जिसमें रुपीस का साइन नहीं आता, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स देख लो अगर वेजेस चेक कर रहे हो, या फिर आप वॉल्यूम ऑफ गुड सोल्ड देख लो अगर आप सेल्स चेक कर रहे हो। ठीक है सर। अब सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर के बारे में जानते हैं। नाउ लेट्स मूव टू सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर एज पर एसए 520। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया आपके फेवरेट होटल योयो होटल्स के बारे में। तो मैंने कहा मुझे योयो होटल्स का ना रेवेन्यू चेक करना है। क्या चेक करना है? रेवेन्यू चेक करना है। अब रेवेन्यू में कितनी अजर्शंस होती है? 5 अजर्शंस होती है, OCACC। मुझे कौन सी अजर्शन चेक करनी है? कंप्लीटनेस, कि क्या साल भर का जो टोटल रेवेन्यू बनता था इन्होंने रिकॉर्ड किया कि नहीं। तो मैंने इसके लिए एनालिसिस किया, मैंने इनसे कोई डेटा लिया, बताओ कितने नंबर ऑफ रूम्स है, रेंट पर डे कितनी है, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, और ऑक्यूपेंसी रेट क्या है। मैंने इस डेटा से क्या निकाली? एक्सपेक्टेड रेवेन्यू निकाली। अब मैं इतना भी बेरहम नहीं हूं कि मैं बोलूं नहीं जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है वही एक्चुअल रेवेन्यू होना चाहिए। आई एम अ लिटिल कंफर्टेबल, आई कैन एडजस्ट। तो मैंने बोला ठीक है, जो तुम्हारा एक्चुअल रेवेन्यू है वो 10% ऊपर नीचे हो सकता है, यानी इट कैन बी 1.76 करोड़ और इट कैन बी 1.44 करोड़, यानी 16 लाख की वेरिएशन अगर होगी तो मुझे एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये मैंने अपनी मटेरियलिटी को ध्यान में रख के निकाला। तो सारे बच्चे बताओ, ये जो मैंने एक्सपेक्टेड रेवेन्यू निकाला और इतना बोला कि 16 लाख की वेरिएशन एक्सेप्टेबल है, ये सब मैं क्या कर रहा हूं? सर आप एंटिटी के रेवेन्यू को चेक कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं एंटिटी के रेवेन्यू को चेक कर रहे हो। तो मान लो इनका जो एक्चुअल रेवेन्यू है, ये मान लो 1.5 करोड़ है, तो क्या मुझे इस पे कंफर्ट आ जाएगा? हाँ सर, मुझे इसको लेके एक अच्छा एविडेंस मिल गया जब मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन निकाली। अब इस पूरे प्रोसीजर में कितने स्टेप्स थे? 4 स्टेप्स। सबसे पहले आपने देखना है सूटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। ये सूटेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? आप कौन सी असर्शन चेक कर रहे हो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है। अगर लगता है रिस्क ज्यादा है तो यहां टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी ज्यादा करने पड़ेंगे, ठीक है सर। फिर मैंने लिया डेटा, तो डेटा से जो आपने एक्सपेक्टेशन निकाली वो डेटा भी तो रिलायबल होना चाहिए। हाँ, तो हम चेक करेंगे रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। तो ये कहता है जिस डेटा से आप एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हो उसकी रिलायबिलिटी के लिए भी 4 फैक्टर्स कंसीडर करने हैं।
ये बात तो शुभम सर ने ऐसे 500 में सिखाई थी, यही सेम टू सेम बात शुभम सर ने ऐसे 500 में सिखाई थी कि रिलायबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स ऑफ डेटा। अगर एक्सटर्नल सोर्स है ज्यादा रिलायबल, इंटरनल सोर्स है तो उसके इंटरनल कंट्रोल्स देखेंगे। तो मैंने कहा यही बात तो यहां लिखी है, देखो क्या कह रहा है, ये कहता है सबसे पहले देखो सोर्स ऑफ डेटा। ओ, अगर इंटरनल सोर्स है तो क्या होंगे, कंट्रोल्स ओवर द प्रिपरेशन ऑफ डेटा। अगला पॉइंट कहता है कंपेरेबिलिटी ऑफ डेटा, यानी आसपास के जो होटल्स हैं उनका डेटा भी देख लो, अगर सिमिलर है तो फिर ये रिलायबल है। एंड आखिरी में रेलिवेंस ऑफ डेटा, हम सिर्फ रेलिवेंट डेटा यूज करेंगे एक्सपेक्टेशन डेवलप करने के लिए, अगर डेटा रेलिवेंट नहीं तो रिलायबिलिटी देख के भी कोई फायदा नहीं। तो इन 4 पॉइंट्स को आपने याद रखना है। सबसे पहले सोर्स, सोर्स के बाद क्या देखेंगे, अगर इंटरनल सोर्स है तो इंटरनल कंट्रोल्स। तीसरा पॉइंट भूल जाओगे तो बोलना पहले कौन फिर कॉम। कौन कॉम का मतलब है कंट्रोल्स, कंपैरेबिलिटी, एंड आखिरी में रिलायबिलिटी की छोटी बहन। रिलायबिलिटी की छोटी बहन कौन है, रेलिवेंस। तो ये चारों पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, सोर्स, कंट्रोल्स, कंपैरेबिलिटी एंड आखिरी में रिलायबिलिटी की छोटी बहन रेलिवेंस ऑफ डेटा। क्या चारों पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। जब आपको डेटा मिल गया तो आपने डेटा से क्या निकाला, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। दिस इज द थर्ड पॉइंट, डेवलपिंग एन एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट और रेशियो। बस ध्यान रहे, it should be precise enough, it should be precise enough to identify a material misstatement। अच्छा, एक्सपेक्टेशन निकाल के काम खत्म हो गया? मैंने कहा नहीं, 16 लाख की वेरिएशन चलेगी। 16 लाख की वेरिएशन चलेगी तो अगला पॉइंट यही है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो आपको एक्सेप्टेबल है, जो आप हजम कर लोगे विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। तो इन्हीं 4 पॉइंट्स को आपने ध्यान रखना है और इसी के ऊपर आपके नोट्स में भी मैंने पॉइंट्स कवर कर रखे हैं। तो सारे बच्चे अगर अपने नोट्स पे आओगे तो यहां पे आ जाओ मेरे साथ, एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू बी यूज्ड एज सब्सटेंटिव टेस्ट एज पर एसए 330। सर यहां पे एसए 330 क्यों लिखा है? क्योंकि सब्सटेंटिव टेस्टिंग की बात यहीं पे बताई जाती है। अब करनी कैसे है ये एसए 520 बताता है, ठीक है सर। तो सबसे पहले सूटेबिलिटी का पॉइंट आ गया, फिर इसके बाद डेटा की रिलायबिलिटी। इसमें हमने 4 बातें ध्यान रखनी थी, सोर्स, सोर्स के बाद क्या था, कंट्रोल्स, कंट्रोल्स के बाद कंपैरेबिलिटी एंड उसके बाद रेलिवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। फिर हमने एक्सपेक्टेशन निकाली और एक्सपेक्टेशन के बाद डिफरेंस। अब आ जाओ सारे बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पे। सर नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं सूटेबिलिटी की। सर अभी तो करी थी, मैंने कहा यही तो गेम है, जो आपको ये 4 बातें बताई हैं अब मैं इनको एक्सपेंड करूंगा और चैप्टर कंप्लीट। तो सारे बच्चे आ जाओ मेरे साथ, सूटेबिलिटी की बात करते हैं। तो ये कहते हैं सूटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर किस पे डिपेंड करेगी? तो सारे बच्चे मेरे साथ चलना, फ्लो में मजा आएगा। आ जाओ मेरे साथ। ये कहता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर मोर सूटेबल कब? जब लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजैक्शन है। अगर वॉल्यूम कम है तो फिर तो आप सारी डिटेल्स चेक कर लो, डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो। जब वॉल्यूम ज्यादा है तभी एनालिटिकल करने की जरूरत है। तो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर मोर सूटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच आर प्रिडिक्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कहीं ना कहीं आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई ऑक्यूपेंसी इतनी रहेगी, नंबर ऑफ डेज इतने रहेंगे, रेंट पर डे इतना होगा। दिस इज समथिंग विच इज प्रिडिक्टेबल इन नेचर, ठीक है सर। फिर इन्होंने जब सब्सटेंटिव की बात कर रहे थे तो पचानी अचानक प्लान्ड एनालिटिकल प्रोसीजर्स का पॉइंट बीच में घुसा दिया। तो कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्लान्ड एनालिटिकल प्रोसीजर्स इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन दैट द रिलेशनशिप अमंग द डेटा एग्जिस्ट एंड कंटिन्यू अनलेस कॉन्ट्ररी कंडीशंस आर प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल, अगर सेल्स बढ़ रही है तो आप एक्सपेक्ट करोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बढ़ेगा, बट अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घट रहा है यानी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फिर ऐसे केस में क्या रीजन हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है मटेरियल की कॉस्ट कम हो गई हो सकता है मटेरियल की कॉस्ट कम हो गई हो, इसीलिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घट गया। तो आपने बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जो भी पैप्स होते हैं, पैप्स यानी प्लान्ड एनालिटिकल प्रोसीजर, ये मान के चलते हैं कि डेटास के बीच में कुछ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है और कंटिन्यू करती है अनलेस कॉन्ट्ररी कंडीशंस आर प्रेजेंट। इनको याद कैसे रखेंगे? मैंने कहा बड़ा सिंपल है। ये जितने भी बॉलीवुड स्टार्स होते हैं इनकी फोटो कौन खींचते हैं? पापाराजी। पापाराजी यानी पैप्स। और ये पैप्स हमेशा यही बिलीव करते हैं कि इनका कुछ ना कुछ चल रहा है, यानी अगर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट साथ में बाहर आए हैं मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है और अब राह भी आने वाली है। तो मैंने कहा बड़ा सिंपल है, पैप्स are based on the expectation that relationship among the data exist and continue unless contrary conditions present। contrary condition इनका ब्रेकअप वेकअप कुछ हो गया, ठीक है। तो इस मीठे मीठे तरीके से आप ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रख सकते हो, ठीक है सर। एंड अगला पॉइंट कहता है कि कौन सा प्रोसीजर सूटेबल है, ये ऑडिटर की असेसमेंट पे डिपेंड करता है कि क्या वो प्रोसीजर इफेक्टिवली मटेरियल मिसस्टेटमेंट को पकड़ पाएगा, क्या वो इफेक्टिवली मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट कर पाएगा। तो ये आपका पहला पॉइंट पूरा कंप्लीट। लास्ट बार एक बार रिवाइज कर लो, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर मोर सूटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच आर प्रिडिक्टेबल ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अब जब सैप की बात हो रही है तो पेप्स की बात भी कर लो। पेप्स का क्या मानना है? सर they are based on the assumption या expectation that the relationship among the data exists and continue unless contrary conditions are present, ठीक है सर। फिर ये सूटेबिलिटी डिपेंड करती है ऑडिटर्स के असेसमेंट पे ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब सर सेकंड पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है। यहां पे मैंने क्या बोला? प्रिडिक्टेबल।
अगला पॉइंट है प्रिडिक्टिव मॉडल। कहते हैं कई बार अनसोफिस्टिकेटेड प्रिडिक्टिव मॉडल भी आप यूज कर सकते हो। अनसोफिस्टिकेटेड मतलब जरूरी नहीं आपको हर बार सॉफ्टवेयर यूज करने, एक्सेल की टेबल यूज करनी है, आप सिंपल कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। तो अगर आपको पेरोल की कॉस्ट एनालाइज करनी है तो कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लो, मल्टीप्लाई करो विद द फिक्स्ड रेट्स ऑफ पे, और आपको पेरोल की कॉस्ट का एनालिसिस हो जाएगा, एक कंफर्ट आ जाएगा। ठीक है सर। थर्ड पॉइंट क्या था? मैंने कहा थर्ड पॉइंट इज डिफरेंट। थर्ड पॉइंट इज डिफरेंट यानी डिफरेंट एनालिटिकल प्रोसीजर्स प्रोवाइड डिफरेंट लेवल्स ऑफ एश्योरेंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रेंटल इनकम प्रेडिक्ट कर रहा हूं, जैसे मैंने योयो की थी कि भाई मैंने नंबर ऑफ रूम्स ले लिए, पर डे का रेंट ले लिया, ठीक है, वैकेंसी रेट्स ले लिए, ऑक्यूपेंसी रेट्स ले लिए, तो मुझे परसुएसिव एविडेंस मिल जाएगा कि भाई हाँ इतना रेवेन्यू इनका रहेगा। बट अगर मैं आपको कहूं एक कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 20% बढ़ा है, तो क्या रेवेन्यू भी 20% बढ़ा होगा? जरूरी नहीं है, हो सकता है डायरेक्ट कॉस्ट कम हो गई हो सकता है डायरेक्ट कॉस्ट कम हो गई हो। सो इफ यू आर यूजिंग द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज टू कंफर्म द रेवेन्यू, इट विल नॉट प्रोवाइड अ गुड एविडेंस, इट विल प्रोवाइड अ लेस परसुएसिव एविडेंस। मेक सेंस? यस सर। फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। मैंने कहा थर्ड पॉइंट था डिफरेंट। आजकल कौन सा डिफरेंट प्रोफेशन चल रहा है? लाला ले ली ला सर, वो इंस्टाग्राम पे कौन आते हैं? इन्फ्लुएंसर। तो मैंने कहा फोर्थ पॉइंट इज रिलेटेड टू इन्फ्लुएंस, यानी सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स कौन से सूटेबल होंगे? दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू फैक्टर्स, असर्शन एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो साथ साथ टीओडी को भी ले लो, साथ साथ टीओडी को भी ले लो। सो इफ यू फील द इंटरनल कंट्रोल्स आर वीक, यानी रोमम इज मोर, रिलाय मोर ऑन टीओडीज। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। लास्ट पॉइंट क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं, असर्शन और टीओडी का गेम है। असर्शन और टीओडी का गेम है, यानी सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर मोर सुटेबल व्हेन टीओडीज आर परफॉर्म्ड फॉर द सेम असर्शन। व्हेन टीओडीज आर परफॉर्म्ड फॉर द सेम असर्शन। एग्जांपल, अगर मुझे डेटर्स की वैल्यूएशन चेक करनी है, वैल्यूएशन यानी जो डेटर ड्यू है इस पे सही प्रोविजन बनाया या नहीं, तो मैं दोनों काम कर सकता हूं, एनालिटिकल प्रोसीजर भी कर सकता हूं, टेस्ट ऑफ डिटेल भी कर सकता हूं। सर एनालिसिस कैसे? प्रोविजन कैसे बनता है? सर डेटर्स की एजिंग करके, उस एजिंग पे परसेंटेज लगा के प्रोविजन बन जाता है। तो जब आप एजिंग एनालिसिस करोगे दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर। और बताओ सर कौन सा तरीका है प्रोविजन टेस्टिंग करने का? कि भाई देख लो डेटर कलेक्ट हुआ कि नहीं। सर कौन सा डॉक्यूमेंट है जिससे पता चलेगा डेटर कलेक्ट हुआ कि नहीं? बैंक स्टेटमेंट्स, मार्च के बाद वाले। यानी टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑन द सब्सिक्वेंट कैश रिसीट्स कैन चेक द कलेक्टिबिलिटी ऑफ डेटर्स, यानी आप सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट्स देख सकते हो। तो यहां आपके पांचों के पांचों पॉइंट्स कंप्लीट। सबसे पहले दीज आर मोर सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रिडिक्टेबल ओवर पीरियड ऑफ टाइम। उसके साथ ये दो पॉइंट्स को क्लब कर देना। प्रिडिक्टेबल से निकला पॉइंट नंबर 2, अनसोफिस्टिकेटेड प्रिडिक्टिव मॉडल, जहां आप वेजेस की बात करते हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट इज डिफरेंट, दे प्रोवाइड डिफरेंट लेवल्स ऑफ एश्योरेंस। रेंट वाला एग्जांपल, ग्रॉस प्रॉफिट वाला एग्जांपल। फोर्थ पॉइंट डिफरेंट प्रोफेशन क्या है? लाला ललीला, यानी हम बात करेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, यानी सुटेबिलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय असर्शन एंड रोमम। एग्जांपल, अगर रोमम ज्यादा है तो टेस्ट ऑफ डिटेल भी करो। अब अगला पॉइंट टीओडी वाला ही है कि अगर आप सेम असर्शन पे टीओडी कर रहे हो तो एनालिटिकल प्रोसीजर सुटेबल हो सकते हैं। जहां हमने कौन सी असर्शन की बात करी? डेटर्स की वैल्यूएशन की। यहां आपका सुटेबिलिटी वाला पार्ट कंप्लीट। सर अब जब हमने सूटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर देख ली, अब हम क्या देखेंगे? रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। अब रिलायबिलिटी ऑफ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो फैक्टर्स है भाई साहब एग्जाम में आएंगे, मई 23 में भी आया, आरटीपी नवंबर 22 में भी। तो आ जाओ इसके चारों फैक्टर्स को समझते हैं। मैंने कहा रिलायबिलिटी ऑफ डेटा में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम देखेंगे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब है जो डेटा एक्सटर्नल सोर्सेज से आता है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज से, वो ज्यादा रिलायबल होता है। इंटरनल डेटा रिलायबल होता है अगर उसके इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हो। तो यही एग्जांपल दे रखा है, इंफॉर्मेशन मोर रिलायबल व्हेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेज आउटसाइड द एंटिटी। इंटरनल वाला रिलायबल कब होगा? जब उसके कंट्रोल्स अच्छे होंगे। तो अगले पॉइंट को कनेक्ट कर दो, कंट्रोल्स ओवर द प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू इंश्योर इट्स कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। सारी चीजें भी आ गई और सही अमाउंट पे भी आ गई। तो यहां पे इन्होंने एग्जांपल ले लिया बजट्स का। मैंने बोला था ना हम एनालिटिकल प्रोसीजर में बजट से कंपैरिजन करते हैं। हाँ सर, तो ये कहता है कंट्रोल्स ओवर द प्रिपरेशन, रिव्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ बजट्स। सर दो पॉइंट तो समझ गए, सोर्स एंड कंट्रोल। तीसरा पॉइंट क्या था? मैंने कहा तीसरा इसी का छोटा भाई। कौन का छोटा भाई? कॉम। कौन का छोटा भाई? कॉम। कॉम मतलब कॉम्पेरेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। यानी ये कहता है कि सपोज एग्जांपल लेना, मेरे पास मोबाइल इंडस्ट्री का डेटा है कि भाई जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है जनरली 20% होते हैं, बट क्या एप्पल ऐसा वैसा मैन्युफैक्चरर है? मैंने कहा नहीं, ये फायर है, तो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन इससे ज्यादा हो सकता है 30%। भले ही R&D कॉस्ट में ज्यादा पैसे लगाता हो, बट सेलिंग प्राइस भी तो ज्यादा है। तो एज कंपेयर टू द मोबाइल इंडस्ट्री, ये जो आपने मोबाइल इंडस्ट्री का डेटा लिया है, इसके साथ आपको ये इंफॉर्मेशन भी सप्लीमेंट करनी पड़ेगी कि इसकी R&D कॉस्ट ज्यादा है और इसका सेलिंग प्राइस भी ज्यादा है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको कंपेरेबिलिटी लानी ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो आप ब्रॉड इंडस्ट्री का डेटा तो उठा लो, बट साथ में उसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा टू बी कंपेरेबल टू द एंटिटी जो प्रोड्यूस कर रही है और सेल कर रही है क्या? स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। साथ साथ फोर्थ पॉइंट भी कंसीडर करना। सर क्या? मैंने कहा 3 पॉइंट्स क्या हो गए? सोर्स,
उसके बाद कंट्रोल, कंट्रोल का छोटा भाई कंपैरेबिलिटी, फोर्थ पॉइंट याद नहीं आएगा तो रिलायबिलिटी की छोटी बहन कौन है, रेलिवेंस। तो आपने देखनी है रेलिवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। अब ये कह रहा है बजट्स दो तरीके के हो सकते हैं, ये कहता है आपने चेक करो वेदर द बजट्स आर एस्टेब्लिश एज द रिजल्ट्स टू बी एक्सपेक्टेड, यानी ये रियलिस्टिक बजट्स हैं रादर देन गोल्स टू बी अचीव्ड। तो मुझे बताओ कौन सा डेटा ज्यादा रेलिवेंट होगा, सर जो बजट्स रियलिस्टिक होंगे वो ज्यादा रिलायबल होंगे, ज्यादा रेलिवेंट होंगे। अगर कोई बजट ऐसा है दैट इज द गोल टू बी अचीव्ड तो वो फिर उतना रेलिवेंट और रिलायबल नहीं होगा। तो अगर कोई रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड है, यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जैसे सेल्स 10% ईयर ऑन ईयर ग्रो करती है वही करेगी, तो इट इज अ रियलिस्टिक बजट, इसको आप एनालिसिस के लिए यूज कर लो। बट अगर ये गोल टू बी अचीव्ड है, इट इज अनरियलिस्टिक बजट कि आपको लग रहा है 10% नहीं इस बार तो सीधा 50% ईयर ऑन ईयर ग्रो करेंगे, तो सर ये सही नहीं है। तो रेलिवेंस में देखना ये एग्जांपल बजट्स कैसे हैं, रिजल्ट्स टू बी एक्सपेक्टेड रादर देन गोल्स टू बी अचीव्ड। तो बजट्स वाले दो पॉइंट है, सेकंड वाले का एग्जांपल भी बजट है और लास्ट वाले का एग्जांपल भी बजट है। तो यही के यही 4 पॉइंट्स आपकी किताब में दे रखे हैं, मैंने आपको पूरा फ्लो बता दिया, इसी फ्लो में आपने चारों पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर इंटरनल है तो इंटरनल कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन, कंट्रोल का छोटा भाई कंपैरेबिलिटी, और लास्ट पॉइंट याद नहीं आएगा तो क्या करेंगे, हेडिंग देखेंगे। रिलायबिलिटी की छोटी बहन कौन है, रेलिवेंस। ये आपके चारों पॉइंट्स हो गए। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। अब सर अगला टॉपिक क्या दे रखा है, मैंने कहा ध्यान से समझना। सपोज आप एक एंटिटी का सेल्स इनवॉइस चेक कर रहे हो, किसके लिए, सेल्स कंट्रोल्स के लिए। अब जब आप सेल्स इनवॉइस चेक करते हो तो जनरली क्या करते हो, सर हम अमाउंट चेक कर लेते हैं, यानी हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। बट बाबा एक बात बताओ, एनालिटिकल प्रोसीजर करने के लिए दोनों इंफॉर्मेशन देखनी है, फाइनेंशियल भी नॉन फाइनेंशियल भी। तो मैंने कहा लगे हाथों जब आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख रहे हो तो आप नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी देख लो। तो जब भी कोई सेल्स इनवॉइस होता है तो उसमें क्वांटिटी होती है, पर यूनिट प्राइस होता है, टोटल प्राइस होता है। तो टोटल प्राइस के साथ साथ आप इसकी क्वांटिटी भी चेक करके चल सकते हो। तो यही बात यहां लिखी है, ऑडिटर में टेस्ट द कंट्रोल्स ओवर एंटिटीज प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन डूइंग द सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं तो फिर आप डेटा पे रिलाय कर सकते हो, इंफॉर्मेशन पे रिलाय कर सकते हो, साथ ही साथ एनालिटिकल प्रोसीजर्स के रिजल्ट्स पे भी रिलाय कर सकते हो। ये कह रहा है अगर आप चाहो तो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी बाकी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के साथ देख लो। एग्जांपल, अगर आप एंटिटी के सेल्स इनवॉइस की प्रोसेसिंग देख रहे हो तो आप यहां पे सेल्स क्वांटिटी वाली वैल्यूज भी चेक कर सकते हो अलोंग विद द टेस्टिंग ऑफ द सेल्स इनवॉइस, ताकि आपको नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे भी कंफर्ट आ जाए। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। अब आ जाओ सारे बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पे। सर नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, इवैल्यूएशन, कि जो आपने एक्सपेक्टेशन बनाई है यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली है इंफॉर्मेशन से, क्या ये प्रिसाइज है टू आइडेंटिफाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो मैंने कहा था इसमें आपने फ्लो में चलना है। सबसे पहले इसमें क्या क्या मैटर्स कंसीडर करेंगे, सबसे पहले आप देखोगे इंफॉर्मेशन। यू विल सी द इंफॉर्मेशन चाहे फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के एग्जांपल क्या है, बजट्स और फोरकास्ट। नॉन फाइनेंशियल के नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड। आपने देखनी है क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो क्या ये रिलायबल है। ठीक है सर, पहले इंफॉर्मेशन ली, फिर इसको क्या किया, टुकड़ों में बांट दिया। टुकड़ों में बांट दिया यानी डिसएग्रीगेटेड, डिग्री टू विच द इंफॉर्मेशन कैन बी डिसएग्रीगेटेड। सैप इफेक्टिव कब होते हैं, दे आर मोर इफेक्टिव व्हेन दे आर अप्लाइड ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन इंडिविजुअल सेक्शंस ऑफ द ऑपरेशन रादर देन होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जियो की बात करूं तो क्या ज्यादा इफेक्टिव होगा, सर ये इफेक्टिव होगा कि आप टेलीकॉम रेवेन्यू को कंपेयर करो करंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर, ब्रॉडबैंड रेवेन्यू को कंपेयर करो करंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर, रादर देन आप जियो का पूरा नेट प्रॉफिट कंसीडर करो करंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर। तो जब आप इसको डिसएग्रीगेट करते हो इन द इंडिविजुअल सेक्शंस तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है देन कंसिडरिंग द होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी। मेक सेंस, यस सर। अब आपने क्या किया, सबसे पहले इंफॉर्मेशन ली, फिर इसको टुकड़ों में बांटा। अब जब आपने टुकड़ों में बांट दिया तो अब आप अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट की कैलकुलेशन करो। तो ये कहता है एक्यूरेसी विद विच द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कैन बी प्रिडिक्टेड। तो मुझे बताओ क्या ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या फिर मर्जी वाले खर्चे जैसे रिसर्च और एडवर्टीजमेंट है। सर इनको तो प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, जब रिसर्च करनी होगी करेंगे, जब एडवर्टीजमेंट करनी होगी करेंगे, बट जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है दिस इज प्रिडिक्टेबल। तो ये कहते हैं मे एक्सपेक्ट ग्रेटर कंसिस्टेंसी इन कंपेयरिंग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ वन पीरियड विद अनदर देन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस लाइक रिसर्च एंड एडवर्टीजमेंट। तो यही आपकी 3 बातें यहां पे इन्होंने दे रखी हैं। आपने अगेन इसको फ्लो में कवर करना है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन लो, फिर इसको तोड़ो और उससे आप प्रिडिक्शन करो। प्रिडिक्शन यानी एक्यूरेसी विद विच द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कैन बी प्रिडिक्टेड। आरटीपी में 22 का क्वेश्चन है, प्लीज इसको हल्के में मत लेना। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। अब सर हमने क्या क्या कर लिया, मैंने कहा हमने 3 स्टेप्स तो कवर कर लिए। सर कौन कौन से, सर कौन कौन से, मैंने कहा हमने सूटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर चेक कर लिया। हमने रिलायबिलिटी ऑफ डेटा देख लिया, हाँ इसमें 4 पॉइंट्स भी देख लिए। ये भी देख लिया कि जो एक्सपेक्टेशन है वो प्रिसाइज निकल सकती है कि नहीं, उसके भी हमने यहां पे पॉइंट्स कवर कर लिए। अब सर सवाल आता है
कितना अमाउंट ऑफ डिफरेंस एक्सेप्टेबल है विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? तो मैंने कहा इसके फैक्टर्स भी मैंने आपको कवर कराए। दिस डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, मटीरियलिटी, डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस एंड रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अगर लगता है मटीरियलिटी ज्यादा है, यानी 50 लाख की मटीरियलिटी है, तो जो अमाउंट ऑफ डिफरेंस एक्सेप्टेबल है विदाउट इन्वेस्टिगेशन ये ज्यादा होगा। बट अगर लगता है नहीं नहीं मटीरियलिटी कम है, लोगों को कम अमाउंट से भी फर्क पड़ता है, तो फिर अमाउंट ऑफ डिफरेंस एक्सेप्टेबल विदाउट इन्वेस्टिगेशन कम होगा। ठीक है सर। देन कम्स डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस। किस चीज को लेके कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। तो अगर लगता है डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस ज्यादा है, इफ यू वांट हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस कि भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, तो आप क्या चाहोगे? जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, जो मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली है और जो एक्चुअल वैल्यू है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए। यानी एक्सेप्टेबल amount of difference which is acceptable then it will be low, क्योंकि आप चाहते हो ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो। अब इसी से मिलता जुलता एक और पॉइंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हमने एक चीज सीखी थी, अगर हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो हमको ज्यादा परसुएसिव एविडेंस चाहिए। क्या मैं बोल दूं ज्यादा परसुएसिव एविडेंस इज जस्ट लाइक वांटिंग अ मोर लेवल ऑफ एश्योरेंस? हाँ सर। तो लगता है रोमम ज्यादा है और ज्यादा परसुएसिव एविडेंस चाहिए, तो अगेन अमाउंट ऑफ डिफरेंस एक्सेप्टेबल विदाउट इन्वेस्टिगेशन विल बी लो। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखना, मटीरियलिटी, डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस और रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अब सर आ जाओ केस डिस्कस करते हैं। हमारा एक्सपेक्टेड रेंटल रेवेन्यू कितना था? 1.6 करोड़। मैंने कहा था अमाउंट ऑफ डिफरेंस एक्सेप्टेबल विदाउट इन्वेस्टिगेशन इज 16 lakhs, यानी 10% ऊपर नीचे अगर एक्चुअल रेवेन्यू भी होगा तो मुझे चलेगा। बट इनकी जो एक्चुअल रेंटल रेवेन्यू था वो था 2 करोड़, तो डिफरेंस कितना हो गया? 40 लाख। सर 40 लाख का मतलब है मैं 16 लाख हजम कर सकता था, एक्चुअल डिफरेंस कितना है? 40 लाख। क्या ये मेरे एक्सेप्टेबल अमाउंट से ज्यादा हो गया? हाँ सर ये ज्यादा हो गया। तो अब इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसका दरवाजा खटखटाऊं? मैनेजमेंट का। इंक्वायर विद द मैनेजमेंट एंड ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस रेलिवेंट टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्स। तो मान लो मैनेजमेंट कहती है जनरली हमारा होटल 200 दिन खुला रहता है, बट इस बार क्योंकि सीजन अच्छा था तो हमको लगा 250 डेज ऑपरेट करते हैं। हमने इसको 250 डेज ऑपरेट किया, तो जो 250 डेज ऑपरेट किया उसको लेके इनका पावर बिल भी ज्यादा आया होगा, उसको लेके इनकी रेंटल रिसीट्स भी होंगी, तो वो सब चीजों पे अब आप थोड़ा टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर सकते हो। तो ये कह रहा है पहले मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो और जो भी वो रिस्पॉन्स दे उसको लेके एविडेंस इकट्ठा कर लेना। ठीक है सर। अब एक बच्चा मेरे पास आया, कहता है सर मैनेजमेंट ना रिस्पॉन्स नहीं दे रही, तो हमारे पास एविडेंस ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है ऑल्टरनेट प्रोसीजर कर ले। कहता है मैनेजमेंट ने जो रिस्पॉन्स और एविडेंस दिया वो काफी नहीं है, तो मैंने कहा एडिशनल प्रोसीजर कर ले। तो आईसीआई ने कहा किया, आईसीआई कहती है ऑल्टरनेट गया पानी में, एडिशनल गया पानी में, इनको करो मिक्स, और हमने बना दिया नया टर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर। तो ये कहता है कि भाई आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो, एविडेंस लो, प्लस यू कैन परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर। कब? जब मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन नहीं देती। हाँ, या फिर आपको लगता है एक्सप्लेनेशन विद द एविडेंस इज नॉट काफी, तो या अगर मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन नहीं देती तो क्या करते? एडिशनल प्रोसीजर। अगर लगता है एक्सप्लेनेशन प्लस एविडेंस काफी नहीं है तो क्या करते? अगर एक्सप्लेनेशन नहीं देती तो क्या करते? ऑल्टरनेट प्रोसीजर। अगर लगता है एक्सप्लेनेशन प्लस एविडेंस काफी नहीं है तो करते एडिशनल प्रोसीजर। तो मैंने कहा ऑल्टरनेट एडिशनल को मिक्स करके इन्होंने सीधा क्या लिख दिया? अदर ऑडिट प्रोसीजर। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर कब? जब मैनेजमेंट ने एक्सप्लेनेशन नहीं दी या फिर एक्सप्लेनेशन विद द एविडेंस काफी नहीं है। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। इस पे आ जाओ, एक क्वेश्चन भी करा देता हूं। सारे बच्चे देखो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है आपने एनालिटिकल प्रोसीजर करे एज पर ऐसे 520 और आपको कुछ फ्लक्चुएशंस और रिलेशनशिप्स मिली हैं विच आर इनकंसिस्टेंट विद द इंफॉर्मेशन, या फिर वो डिफर करती हैं फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू बाय सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो बताओ कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? मैंने कहा अगेन सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा कोई केस होगा तो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे, एविडेंस लेंगे जो रेलिवेंट है। ठीक है, इस वाले पार्ट को बस रीड कर लेना, वही बात लिख रखी है कि क्या एविडेंस लोगे वो डिपेंड करेगा एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरमेंट पे। ठीक है सर। फिर कहता है आप अदर ऑडिट प्रोसीजर भी कर सकते हो। ये कब करोगे? जब मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन नहीं देती या फिर जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी विद द एविडेंस वो एडिक्वेट नहीं है, वो कहीं ना कहीं एडिक्वेट नहीं है। क्या ये मीठा मीठा क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नवंबर 23 मेन एग्जाम, एमटीपी नवंबर 23। खेल देख रहे हो, पहले एमटीपी में फिर मेन एग्जाम में, अब आपके एग्जाम में भी आ सकता है। प्लीज फोकस करके चलना और रिसेंट आरटीपी एमटीपी को इग्नोर मत करना। ठीक है सर। अब आओ मेरे साथ। सर आ गए। मैंने कहा यहां तक सारी बातें क्लियर है? क्लियर है सर। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था ईवाई का किस्सा। सर क्या जितनी भी बड़ी फर्म्स होती हैं उनमें आखिरी में क्या होता है? सर एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर तो काम नहीं कर रहा था, हाँ वो टीम को बुलाता है और बोलता है मुझे लाके दो ओवरऑल एनालिटिकल रिव्यू। तो जो ऑडिट टीम होती है वो क्या करती है? पीएनएल और बैलेंस शीट का ओएआर बनाती है। ओएआर मतलब ओवरऑल एनालिटिकल रिव्यू। यहां पे सारे आइटम्स आ जाएंगे, करंट ईयर का बैलेंस, प्रीवियस ईयर का बैलेंस, वेरिएंस, परसेंटेज, रिमार्क्स के साथ। ठीक है सर। ऐसी बैलेंस शीट में भी ये सारे आइटम्स आ जाएंगे, कितनी वेरिएंस है, क्या परसेंटेज और रिमार्क्स। तो पार्टनर क्या करता है? इन सब चीजों को ऊपर ऊपर से देख लेता है, कहां कोई गड़बड़ तो नहीं दिख रही। तो ऐसे ही हमारे पास एक वर्क पेपर था लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंस का। यहां पे उसने देखा 30% खर्चा बढ़ गया पिछले साल से। ओ माय गॉड।
तो उसने हमसे क्या कहा कि भाई लीगल एक्सपेंस का वर्क पेपर खोल के दिखाओ। तो उसने देखा कि भाई एक पेमेंट हुई थी टू द इनकम टैक्स लिटिगेशन फर्म, तो हमने तो इसका खर्चा चेक कर लिया, बट पार्टनर की सोच अलग लेवल पे है। वो कहता है भाई एक बात बताओ, ये कौन सी टैक्स लिटिगेशन है जिसकी पेमेंट हो रही है। तो इसके लिए उन्होंने टैक्स का वर्क पेपर खुलवाया। जब टैक्स का वर्क पेपर खुलवाया तो पता चला उस लिटिगेशन का ना तो कोई प्रोविजन बना है ना कोई कंटिजेंट लायबिलिटी बनी है। हो तो ये क्या हो गई, हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब हमारी टीम को क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी इस एरिया में और मॉडिफाई करना पड़ेगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो यही है तरीका जिससे एंड में पार्टनर को कंफर्ट आता है। तो यही बात यहां लिखी है, एनालिटिकल प्रोसीजर विच असिस्ट इन फॉर्मिंग द ओवरऑल कंक्लूजन। ये कहता है जो भी कंक्लूजन आप एनालिटिकल प्रोसीजर से निकालते हो ये सपोर्ट करते हैं बाकी प्रोसीजर्स को। ठीक है सर, हमारा मेन फोकस यही है कि हमारे पास रीजनेबल कंक्लूजन हो ताकि हम अपना ओपिनियन दे सके। अगर एनालिसिस करते वक्त एंड में आपको कोई नई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलेगी तो आपको रिवाइज करना है अपना रोमम, यानी रोमम बढ़ गया। क्योंकि रोमम बढ़ गया अब आपको टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, यानी मॉडिफाई और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। डज इट मेक सेंस? यस सर। अब हमारे 2 टॉपिक्स रह गए, सारे बच्चे आओ मेरे साथ। Everyone come with me to this topic of factors. Factors to be considered for substantive analytical procedures. अब सर इन फैक्टर्स को लेके हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखी है। सारे बच्चे प्लीज बोर्ड पे फोकस करते हुए चलना। इन सारे फैक्टर्स को अच्छे से समझना ताकि अगर ऐसे कोई भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है या आपको फैक्टर ही लिख के दे देता है तो आपको इसके बारे में लिखना आना चाहिए। सबसे पहले कहते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। हम डेटा पे ही तो एनालिसिस करते हैं तभी तो पता चलता है। तो ये कहता है जो भी डेटा है वो रेलिवेंट और रिलायबल होना चाहिए। ठीक है सर। डिसएग्रीगेशन यानी टुकड़ों में बांटना, जितना ज्यादा डिसएग्रीगेट करोगे, जितना ज्यादा इंडिविजुअल सेक्शंस को एनालाइज करोगे उतना बेहतर होता है। सो इफ इट्स हाई डिसएग्रीगेशन इट इज यूजफुल। अब आता है अकाउंट्स टाइप। 2 तरह के अकाउंट टाइप होते हैं, पीएनएल और बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट होते हैं वो तो नेट इफेक्ट दिखा रहे हैं एट अ पॉइंट इन टाइम, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। बट पीएनएल अकाउंट्स यानी आप इस साल की सेल्स को पिछले साल की सेल्स से कंपेयर करोगे तो ज्यादा यूजफुल रहेगा। सो इनकम स्टेटमेंट अकाउंट के लिए ज्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं, ज्यादा यूजफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि दीज आर एक्यूमुलेटेड ट्रांजैक्शंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब बात करते हैं सोर्स की। सर सोर्स का मतलब है क्या ये रूटीन है या नॉन रूटीन है। तो कहते हैं कुछ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा प्रिडिक्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि ये न्यूमरस ट्रांजैक्शन है, सिमिलर ट्रांजैक्शन है, रूटीन प्रोसेसेस है, जैसे सेल्स, परचेजेस, पावर एक्सपेंस। बट कुछ चीजें डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट होती हैं क्योंकि ये नॉन रूटीन है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर एस्टिमेशन वाली चीजें जैसे प्रोविजन फॉर पेनल्टी। तो यहां मैनेजमेंट की जजमेंट लगती है, यहां एनालिसिस नहीं, आपको टेस्ट ऑफ डिटेल्स ही करना पड़ेगा। ठीक है सर। फिर आती है प्रिडिक्टेबिलिटी। कहते हैं सैप आर मोर एप्रोप्रिएट जब अकाउंट बैलेंस या रिलेशन बिटवीन द डेटा इज प्रिडिक्टेबल। जैसे कि सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो रिलेशन है प्रिडिक्टेबल है, सेल्स बढ़ेंगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ेंगी। जबकि मैं डेटर्स और कैश रिसीट्स की बात करूं तो ये भी प्रिडिक्टेबल है, अगर डेटर बढ़ रहे हैं मतलब कैश कम रिसीव हो रहा है। फिर आती है नेचर ऑफ असर्शन। ये कहता है इट इज मोर इफेक्टिव फॉर चेकिंग द कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन। जैसे हमने रेंटल रेवेन्यू का कंप्लीटनेस देखा, डेटर्स की वैल्यूएशन देखी, हमने डेटर्स में एजिंग एनालिसिस किया था ना, हाँ सर, तो ये वैल्यूएशन में काम आया। क्या ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के काम आ सकता है? मैंने कहा नहीं। अगर आपको देखना है एंटिटी किसी एसेट को ओन करती है या लायबिलिटी ऑब्लिगेशन है तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे, यानी टेस्ट ऑफ डिटेल। ठीक है सर। प्लस ये कहता है जो भी प्रिडिक्टिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं उससे आप कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, ये मैंने ऑलरेडी बता दी है। साथ ही साथ आप अकरेंस भी चेक कर सकते हो। अकरेंस कैसे चेक कर सकते हो? अगर कंपनी ने कस्टम ड्यूटी पे करी है तो ऑब्वियस ही बात है इंपोर्ट्स अकर हुए हैं। ठीक है, तो कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन ऑलरेडी मैंने बता दिए थे, इसमें अकरेंस भी ऐड कर लेना। लास्ट पॉइंट कहते हैं इनहेरेंट रिस्क और रोमम पे भी डिपेंड करेगा। अगर लगता है रोमम ज्यादा है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, तो आप टेस्ट ऑफ डिटेल करो। फॉर एग्जांपल पूरा का पूरा केस समझना, सारे बच्चे इधर फोकस करो। देखो एग्जाम्पल को। ये कहता है मान लो एक एंटिटी है जिसने 1000 यूनिट के फोन भेजे। ठीक है, फोन के 1000 यूनिट बेचे किसको? डीलर को। 50 लाख रुपए की सेल करी। अब सर इसने इस डीलर के साथ एक साइड एग्रीमेंट कर रखा था कि भाई अगर डीलर आगे नहीं बेच पाया तो वो गुड्स रिटर्न कर सकता है। ठीक है सर, तो मुझे बताओ अगर ऐसी कोई सेल है जहां पे डीलर इसको वापस कर सकता है गुड्स, तो क्या रिस्क ट्रांसफर हुई? मैंने कहा नहीं। क्या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए? नहीं। तो भाई ऐसे केस में अगर आप मान लो एंटिटी के कॉस्ट ऑफ सेल्स को एनालाइज भी कर लेते हो, कैश रिसीट्स को एनालाइज भी कर लेते हो, तो क्या पता चलेगा? बस इतना पता चलेगा ठीक है सेल्स के हिसाब से कॉस्ट ऑफ सेल्स बुक्ड है, कैश रिसीव नहीं हुई। बट क्या इसका रीजन पता चलेगा? मैंने कहा नहीं। तो हमें यहां क्या करना पड़ेगा? टेस्ट ऑफ डिटेल्स। आपको इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने पड़ेंगे। सबसे पहले जो एग्रीमेंट है विद द डीलर, इसको डिटेल में स्टडी करो। क्या यहां पे कोई क्लॉज तो नहीं डाल रखा जहां पे साइड एग्रीमेंट है? फिर आप उस साइड एग्रीमेंट को स्टडी करो। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो यही एग्जांपल दे रखा है, इफ देयर इज अ साइड एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन और लगता है यहां पे सिग्निफिकेंट या फ्रॉड रिस्क है, तो सिर्फ कैश रिसीट्स या कॉस्ट ऑफ सेल्स को एनालाइज करके कुछ नहीं मिलेगा, आपको टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी करना पड़ेगा। दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो जितने भी फैक्टर्स थे मैंने आपको करवा दिए। अब आ जाओ इसका एक बढ़िया वाला क्वेश्चन कराता हूं।
सारे बच्चे आओ मेरे साथ, कम टू क्वेश्चन नंबर 7। एमटीपी सितंबर 24 का क्वेश्चन है, हाँ हाँ बहुत पुराना है। तो मैंने कहा इसमें आपने एनालाइज करके बताना है कि क्या एनालिटिकल प्रोसीजर लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो सीएएम जो है वो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर यूज कर रहा है और वो इन एरियाज में यूज करना चाहता है। सबसे पहले ही वांट्स टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स एंड कॉस्ट सेल। क्या मैं बोल दूं ये रिलेशनशिप प्रेडिक्टेबल है? हाँ, क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल है तो आप एनालिटिकल प्रोसीजर यूज कर सकते हो। तो यही बात इन्होंने लिखी है, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर मोर एप्रोप्रिएट व्हेन द अकाउंट बैलेंस या रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा इज प्रेडिक्टेबल। यानी वो एग्जिस्ट भी करती है, कंटिन्यू भी करती है। तो क्या यहाँ पे इट इज एप्रोप्रिएट? यस, दिस अप्रोच इज एप्रोप्रिएट इन दिस केस। इस तरह से आपने अपना आंसर अटेम्प्ट करना है। दूसरा केस, हमको टेस्ट करनी है राइट्स ओवर सर्टेन एसेट्स व्हाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ अकाउंट बैलेंस। क्या मैं राइट चेक कर सकता हूं एनालिटिकल प्रोसीजर से? नहीं सर, इसके लिए तो आपको डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे। तो यहां टेस्ट ऑफ डिटेल्स होगा, एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं। तो वही असर्शन वाला पॉइंट लिखना, यूजिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर इज अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ असर्शन। ये मोर इफेक्टिव कब था? कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन के लिए। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के लिए इट विल बी लेस इफेक्टिव। यहां ये लेस इफेक्टिव होगा। बात समझ में आई रे भैया? बात समझ में आई सर, मजा आ गया सर। मैंने कहा वापस आ जाओ अपनी किताब पे। अब हमारे पास रह गया लास्ट टॉपिक। अब तक अगर आप बने हुए हो ना भाई साहब, आपके पेशेंस को मानना पड़ेगा, आपकी दृढ़ता को मानना पड़ेगा। आप डेफिनेटली अपने लिए कुछ करके दिखाना चाहते हो और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, वेरी वेरी बैड हैबिट। अब सर लास्ट टॉपिक कहता है टेक्निक्स अवेलेबल एज अ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। अगेन सारे बच्चे फोकस करना। सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस का मतलब है क्या ट्रेंड चल रहा है विद द प्रीवियस ईयर, क्या सेल्स इंक्रीज हो रही है डिक्रीज। तो ये कहता है आप कंपेयर करते हो करंट डेटा को विद द प्रायर पीरियड। ये प्रायर पीरियड पिछले साल का भी हो सकता है, 2 और मोर प्रायर पीरियड भी हो सकते हैं। तो देखो क्या अकाउंट बैलेंस सेम लाइन में चल रहा है या फिर इसमें फ्लक्चुएशन है तो एनालाइज करो। ठीक है सर। तो इसमें कहता है ऑडिटर में कंपेयर द सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर विद द अर्लियर ईयर, और अगर सेम थोड़ा बहुत इंक्रीज है तो चलेगा, बट अगर ज्यादा इंक्रीज हो गया सैलरी में तो हो सकता है इन्होंने फेक एम्प्लॉयज दिखाए हो। ठीक है सर। रेशियो एनालिसिस वही है जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। ये कहता है इट इज यूजफुल फॉर एनालाइजिंग द बैलेंस शीट आइटम्स, दैट इज द एसेट लायबिलिटी, पीएनएल आइटम्स यानी रेवेन्यू और एक्सपेंस। कहता है कि जो बैलेंस शीट आइटम है उसको अकेले अकेले देख के तो कुछ नहीं मिलेगा, यानी आप इस बार का डेटर पिछले के साल के डेटर से देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, बट अगर आप इसकी रिलेशनशिप देखोगे विद द अनदर अकाउंट लाइक डेटर टर्नओवर रेशियो, तो इससे आपको समझ आएगा कि ये डेटर से पैसे निकाल पा रहे हैं या नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, रेशियो उसको 3 तरह से कंपेयर कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पिछले साल से देख लिया, जो ग्रुप की बाकी एंटिटीज है उनसे देख लिया कि भाई कौन सी एंटिटी ज्यादा प्रॉफिटेबल काम कर रही है। ठीक है सर। या फिर आप कंपेयर कर सकते हो विद द अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। यहां पे 2 एग्जांपल इन्होंने दे दिए, डेटा टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर और फ्रेट एक्सपेंस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स रेवेन्यू। ठीक है सर। अगला पॉइंट कहता है रीजनेबलनेस टेस्ट। यहां पे आप किससे कंपेयर करते हो? विद द नॉन फाइनेंशियल डेटा। फॉर एग्जांपल, अगर ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ेगा तो रेंटल इनकम बढ़ेगी, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी बढ़ेगा या इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है सर। तो ये ज्यादा किसके लिए एप्लीकेबल है? पीएनएल अकाउंट्स के लिए एप्लीकेबल है और उनके अक्रूवल और प्रीपेमेंट्स के लिए। ठीक है सर। अब इन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं। सर एग्जांपल क्या दे रखे हैं? सबसे पहले खर्चों की बात करते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस किस पे डिपेंड करेगा? इंटरेस्ट रेट पे, यानी इंटरेस्ट बियरिंग ऑब्लिगेशंस ऑफ द लोन्स। फिर रॉ मटेरियल की कंजम्पशन किस पे डिपेंड करेगी? कितनी प्रोडक्शन हो रही है। रॉ मटेरियल के बाद अगला स्टेज क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस। ये किस पे डिपेंड करेगा? कितना मटेरियल इशू हुआ, कितना सेल हुआ। जो बीच का मटेरियल है वो वर्क इन प्रोग्रेस। वेस्टेज किस पे डिपेंड करेगी? कि आपने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, कितनी प्रोडक्शन हुई। बीच की चीज किस में गई? वेस्टेज में गई। क्या बढ़िया कॉन्सेप्चुअल चीज है सर। यस। अब आ जाते हैं इनकम पे। जितनी आपने सेल्स करी उसके हिसाब से डिपेंड करेगा आपने कितना सेल डिस्काउंट देना है, कितना सेल कमीशन है। फिर जो आपके रेंटल रेवेन्यू ये किस पे डिपेंड करते हैं? ऑक्यूपेंसी और प्रीमाइसेस। तो ये मीठे मीठे आपने एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं, हो सकता है ऐसे इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले। तो कुछ नहीं करना, पहले खर्चों की बात करो, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इन्वेंट्री वाले खर्चे, रॉ मटेरियल, वेस्टेज, वर्क इन प्रोग्रेस, और फिर आखिरी में 2 रेवेन्यू वाले पॉइंट। लास्ट में कहता है स्ट्रक्चरल मॉडल। स्ट्रक्चरल मॉडल क्या करता है? आपने ईयर 1 का डेटा डाला, ईयर 2 का डेटा डाला, ईयर 3 का डेटा डाला। ये क्या करेगा? रिग्रेशन एनालिसिस यूज करके 4th ईयर का डेटा खुद ही निकाल के दे देगा। ये है एक स्टैटिस्टिकल टूल। तो ये कहता है इट इज अ मॉडलिंग टूल विच यूजेस अ स्टैटिस्टिकल मॉडल, जहां आप फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा डालते हो। किसका? पुराने पीरियड्स का, टू प्रिडिक्ट द करंट ईयर अकाउंट बैलेंस। इससे आप करंट ईयर के अकाउंट बैलेंस तक पहुंच जाते हो। सो मित्रों, यहां हमारा पूरा का पूरा एनालिटिकल प्रोसीजर गेट्स डन। तो सारे कॉन्सेप्ट्स अलोंग विद द क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड इन दिस रिवीजन। आई होप आपको मजा आया। अभी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट एंड यस कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। आखिरी में आज का छोटा सा सुविचार, अगर आपको लाइफ में बड़े रिजल्ट चाहिए तो कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करते चलो एंड वो बड़े रिजल्ट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक सीए स्टूडेंट की बात करूं, क्या हमको रोज 16 घंटे 18 घंटे पढ़ने की जरूरत है? नहीं। रोज अगर आप मीठा 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा, इवन कुछ दिन पे 10 घंटे भी पढ़ते हो
तो काम चल जाएगा, तो काम चल जाएगा। बस मेक श्योर रोज आप अपने मन को मनाते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मेहनत अगर रोज करेंगे तो जल्द ही बड़े बड़े रिजल्ट्स भी मिलेंगे। सो खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लगे रहो मित्रों, लगे रहो। हैव एन ऑसम डे अहेड। हम है राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। कीप गोइंग ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।